स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केसर फिजिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो रहेगी क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे खांसी जुकाम वगैरह हो गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज धीमे से पढ़ाऊँगा आपको। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था एक अनंत तार के कारण एक समान रूप से अनंत तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो एक गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग था, वो मैंने आपको पढ़ाया था। अब उसके बाद का अगला टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब विद्युत क्षेत्र एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अगला टॉपिक है। इस टॉपिक में हम आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, वे बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ बिल्कुल क्लियरली से पढ़ाता हूँ। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आराम से पढ़ाता हूँ और क्लियरली से पढ़ाता हूँ, जो आपको बिल्कुल समझ में आता जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, कमजोर स्टूडेंट्स कृपया करके न घबराएं। आपने सुना होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश करते रहिए। जो कमजोर स्टूडेंट हैं वो कोशिश करते रहिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरी आवाज़ आज ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरा जो गला है वो ब्लॉक हो चुका है, मतलब आवाज़ ज़्यादा तेज निकल नहीं रही है। अगर मैं ज़्यादा तेज़ी से बोलूँगा तो मुझे खांसी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण मैं आपकी वीडियो नहीं दे पाऊँगा। और आपको वीडियो चाहिए। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं डेली बाई डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं इसके लिए कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक अनंत विस्तार की, मतलब एक अनंत विस्तार की ए बी सी डी एक समतल अनंत समतल चादर लेते हैं। इसके बीचों बीच से बिंदु ओ से बिंदु पी पर, बिंदु ओ से पी पर या पी से ओ पर एक इस प्लेट पर, इस समतल चादर पर या प्लेट पर एक अवलंब OP डालते हैं, जहां पर OP इक्वल टू R होगा। OP इक्वल टू R होगा। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि यहाँ R वेक्टर जो है एक सदिश है जो O से P की ओर है, तो OP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर एक सदिश है जो जिसकी दिशा O से P की ओर है। यहाँ पर जो R कैप है वो एक एकांक सदिश है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूँ इसके बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कि यहाँ से एक लंब डाल दिया और R वेक्टर बता दिया, R कैप हो गया। अब क्या करते हैं, इस समतल मतलब जो अनंत विस्तार की जो समतल चादर दी गई है, इसके इस O को सममित मानते हुए इसके दो पृष्ठीय अवयव A1 तथा A2 लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो पहले डेरिवेशन कराया था वो एक रेखीय आवेश वितरण का उदाहरण था, और इसमें और इस समतल चादर में, मतलब इस समतल चादर पर एक धनावेश जो है एक समान रूप से वितरित है। तो इस समतल चादर पर धनावेश एक समान रूप से वितरित होने के कारण इस पर पृष्ठीय आवेश वितरण उत्पन्न होता है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब हम क्या करते हैं कि इस पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण इस समतल चादर के दो अवयव लेते हैं, A1 तथा A2 लेते हैं, जिसके इन A1 तथा A2 अवयव के कारण किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पता करनी है। मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है
जिसके लिए हमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वैद्युत क्षेत्र की पहले हम दिशा ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस समतल चादर के कारण उसके बाद इसका रिजल्टेंट मतलब इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन दोनों अवयवों के कारण बिंदु P पर इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की है वो डायरेक्शन ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने अवयव A1 लिया था, A1 के कारण वैद्युत क्षेत्र DE1 है। स्मॉल पार्ट के कारण, स्मॉल अवयव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो DE1 है और इस A2 के कारण DE2 है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कोण दिया गया है वो अल्फा है, ये कोण इसके इक्वल होंगे तो ये भी अल्फा हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कि इनका हम DE1 का DE2 का हम वियोजन कर लेते हैं। वियोजन करने पर क्या प्राप्त होता है कि DE1 जो परपेंडिकुलर घटक है वो DE1 sin अल्फा हो जाएगा, जो इसके समांतर घटक है वो DE1 cos अल्फा हो जाएगा। मैंने आपको वियोजन करना पहले ही बता दिया है, लास्ट वीडियो में भी यही बताया था वियोजन करना, और पहले भी बता चुका हूं मैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी कारण से DE2 का वियोजन कर लेंगे। DE2 का वियोजन करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर जो घटक होगा वो DE2 sin अल्फा हो जाएगा, और जो इसके अकॉर्डिंग घटक होगा मतलब समांतर घटक होगा वो DE2 cos अल्फा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस पर समान रूप से आवेश वितरण होने के कारण यहाँ पर DE1 इक्वल टू DE2 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो डेरिवेशन करा रहा हूँ उस डेरिवेशनों को साथ साथ क्लियर करते जाना है और इसकी प्रैक्टिस खूब करनी है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये डेरिवेशन आपको धड़ाके से आने लगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कि अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इनका वियोजन करते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया था कि, और अब भी बता रहा हूँ कि DE1 sin अल्फा और DE2 sin अल्फा दिशा में विपरीत होने के कारण और रिजल्टेंट में मतलब परिमाण में बराबर होने के कारण, परिमाण में तो ये बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जबकि जो समांतर घटक हैं DE1 cos अल्फा, DE2 cos अल्फा एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इनके जो समांतर घटक है वे आपस में जुड़ जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या पता चलता है, हमें इस बात से यह पता चलता है कि जो A1 और A2 के कारण, जो A1 अवयव और A2 अवयव के पृष्ठीय अवयव के कारण जो बिंदु P पर है, P पर जो डायरेक्शन निकलती है वो क्या निकली है, ये दोनों कैंसिल हो गए थे जो लंबवत घटक थे, और ये जो समांतर घटक थे वो जुड़ गए थे। तो इसका परिमाण क्या निकला, मतलब इसकी जो डायरेक्शन क्या निकली इसकी डायरेक्शन, इस समतल चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन निकली। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में भी आपको मैंने यही बताया था पहले डायरेक्शन, तो उसकी भी डायरेक्शन सेम इसके समान ही निकाली गई थी। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने यदि हमने इन दो अवयवों के कारण इसकी डायरेक्शन का पता लगा लिया, अब ये जो समतल चादर है या जो प्लेट है, यदि इसे हम ऐसे ही सूक्ष्म अवयवों से मिलकर, अनेकों सूक्ष्म अवयवों से मिलकर मान लिया जाए, तो उन सभी अवयवों के कारण या संपूर्ण प्लेट के कारण जो डायरेक्शन निकलेगी वो भी उसी तरफ निकलेगी जो इन A1 और A2 के कारण निकली थी। मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो त्रिज्य सदिश के अकॉर्डिंग यानी अनुदिश होगी, या जो प्लेट है या जो चादर है उसके अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ये आपकी यहाँ से डायरेक्शन का पता चल गया। अब इसके बाद आता है आपका परिमाण, कि हम इस एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, परिमाण ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हमने इस समतल चादर के कारण इस गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करने के लिए एक आयताकार समांतर षटफलक, मतलब एक आयताकार समांतर षटफलक एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका क्षेत्रफल A है, A क्षेत्रफल है, और
जो 2r मतलब जिसकी लंबाई 2r है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो r है, और यहाँ से यहाँ तक की है वो r है। मतलब 2r लंबाई का और एक क्षेत्रफल का आयताकार समांतर षटफलक की गाउसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए किसके कारण, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम आयताकार समांतर षटफलक की गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आयताकार समांतर षटफलक आपके एनसीईआरटी कोर्स में दिया है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी कोर्स के अकॉर्डिंग ही इसे करा रहा हूँ। और मैंने जो नोट्स में कराया है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य बताए थे कि उसमें हम गाउसियन पृष्ठ कुछ भी ले सकते हैं, जिसके कारण कि हमें मतलब विद्युत क्षेत्र सरलता से ज्ञात किया जा सके, जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र का सरल तरीके से ज्ञात क्षेत्र का प्रमाण सरल तरीके से ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बट आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इसे ही गाउसियन पृष्ठ लिया गया है। मैंने जो नोट्स में कराया है वो एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। आपके मार्क्स उतने ही आएंगे, जिसमें जो मेरे नोट्सों में उतने ही मार्क्स इस पे दिए जाएंगे, और इस पे दिए जाएंगे उतने ही मार्क्स उस जो मेरे नोट्सों में जो डेरिवेशन कराया है उस पर भी उतने ही मार्क्स दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, मैंने बता दिया था कि ये पृष्ठीय आवेश घनत्व लेते हैं, तो जो मतलब वो P है, जो बिंदु P है, इस आयताकार समांतर षटफलक की इस षटफलक के उस पर वक्र पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ पर परिच्छेद पर स्थित होगा, इस पर स्थित होगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद पर स्थित होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, बिंदु P यहाँ पर स्थित होगा, इधर ले लो या इधर ले लो, किसी भी तरफ हम ले सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन में आधा पार्ट इस गाउसियन पृष्ठ का आधा पार्ट माइनस के एक्स अक्ष की तरफ चला जाएगा, और आधा पार्ट इस प्लस के एक्स अक्ष की तरफ चला जाएगा, जो एक प्लेट इसको डिवाइड कर रही है बीच में, बीचों बीच से। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें मान के चलना है कि इससे तीन तरीके से फ्लक्स जनरेट होंगे, एक S1 से, एक S2 से और एक S3 से। लेकिन जो S3 से फ्लक्स जनरेट होगा वो शून्य होगा, मतलब यहाँ से कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, ओनली दो जगह से जनरेट होंगे, S1 से और S2 से। इसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं, और डेरिवेशन से पता लग जाएगा कि कहाँ से फ्लक्स जनरेट होगा। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, जिसमें से 2 में 0 हो रहा था और 1 से फ्लक्स जनरेट हो रहा था। इसमें 2 में 2 जगह से फ्लक्स जनरेट होगा और 1 में से फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। हमने 3 पृष्ठ लिए हैं जिससे कि फ्लक्स जनरेट मान के चला है हमने कि यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से फ्लक्स जनरेट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका कुल फ्लक्स क्या होगा, मतलब इस आयताकार समांतर षटफलक से गुजरने वाला आयताकार समांतर षटफलक से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कुल फ्लक्स क्या होगा, डियर स्टूडेंट्स, मुझे खांसी बहुत तेज हो रही है, इस वजह से मैं आपको तेजी से भी नहीं बोल पा रहा। तो कुल फ्लक्स क्या होगा, I E इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समाकलन S1 पृष्ठ से E वेक्टर डॉट ds वेक्टर
प्लस समाकलन S2 पृष्ठ से ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस समाकलन S3 पृष्ठ से ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो phi1 phi2 और जो phi3 है वो S1 S2 और S3 से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो है। phi1 होता है जो S1 से फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और phi2 होता है जो S2 से फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और phi3 होता है जो S3 से फ्लक्स जनरेट हो रहा है। पहले हम phi1 की बात करेंगे, फिर phi2 की बात करेंगे, फिर phi3 की बात करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पहले हम एक और बात बता देते हैं आपको कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पहले भी बताया था उस रेखीय जो रेखीय सूत्रण था उसमें, और यहाँ भी हम एक सिग्मा क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये सिग्मा बोलने में तो एक जैसी है, लेकिन इनका अर्थ अलग है। इसका अर्थ होता है योग, और इसका अर्थ बता रहा हूं मैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन ए, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिससे मैं पहले बता चुका हूं। मैंने आपको बताए थे रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। मैं आपको बाद में जो मैं वीडियो करा चुका हूं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पीछे, उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। तो यहाँ से हम सिग्मा क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम phi1 की वैल्यू प्राप्त करेंगे यहाँ से। तो phi1 इक्वल टू समाकलन S1 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समाकलन ई ds cos थीटा इक्वल टू समाकलन ई ds cos, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी S1 के लिए? 0 होगी, क्योंकि ई वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी इधर की साइड है, और जो ds वेक्टर जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी भी डायरेक्शन इधर की ओर है। दोनों की डायरेक्शन समांतर होने के कारण, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक की साइड होने के कारण इनके मध्य जो कोण होगा वो 0 होगा। सो डियर स्टूडेंट, cos 0 होगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1 होने के कारण ये क्या हो जाएगा, e को बाहर ले लेंगे, e समाकलन ds हो जाएगा। ds एक स्मॉल अवयव के कारण, ds एक स्मॉल अवयव का क्षेत्रफल है, और समाकलन इस बात को व्यक्त करता है कि जो स्मॉल अवयव हैं, यदि उनको स्मॉल अवयवों को जोड़ दिया जाए तो हमें समाकलन का चिन्ह प्राप्त होता है। मतलब योग के चिन्ह को हम समाकलन में या सिग्मा में प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ समाकलन दिया है, तो इसका मतलब क्या है? इस ds का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ, इस समाकलन का मतलब है संपूर्ण, इस ds तो समाकलन है, इसका मतलब है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण जो चादर है उस, मतलब S1 का जो चादर स्मॉल जो S1 दिया है, इसका जो वो क्षेत्रफल है वो ds है। वो हमने क्या माना है? a माना था। तो इक्वल टू e, और हमने जो a माना था e a। अब phi2 की वैल्यू प्राप्त करते हैं। phi2 इक्वल टू समाकलन S2 e वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समाकलन S2 e ds cos थीटा इक्वल टू समाकलन e S2 e ds cos, यहाँ पर थीटा की वैल्यू S2 के लिए भी 0 होगी, क्योंकि
ई वेक्टर और एस वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर एक ही साइड में है। एस वेक्टर मतलब डीएस वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की डायरेक्शन एक ही साइड में होने के कारण, बाहर की तरफ होने के कारण इनके मध्य एंगल 0 होगा। तो ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी और ई समाकलन डीएस हो जाएगा। मैंने अभी बताया था आपको कि डीएस का मतलब, समाकलन डीएस का मतलब इसका जो गॉसियन पृष्ठ लिया उसका क्षेत्रफल है पृष्ठ का। तो इसका ये हो जाएगा। अब निकालते हैं S3 के कारण। I2 I3 इक्वल टू समाकलन S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समाकलन S3 E ds cos थीटा इक्वल टू समाकलन S3 E ds cos 90। ना डियर स्टूडेंट्स कोण 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ds वेक्टर की दिशा इस चादर के अकॉर्डिंग दी गई है और ई वेक्टर की दिशा इस चादर के परपेंडिकुलर दी गई है। तो ds वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य 90 डिग्री का कोण होगा। तो ई ds cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0 होने के कारण ये संपूर्ण फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब I1, I2, I3 की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से अब हम I1 और I2 और I3 की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। या डियर स्टूडेंट्स इसे भी समीकरण 2 दे दो, डायरेक्ट इसकी वैल्यू समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 में रखने पर समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से ये इसकी वैल्यू निकल के आई थी EDS EA और इसकी वैल्यू निकल के आई थी EA प्लस इसकी वैल्यू निकल के आई थी 0। डियर स्टूडेंट्स मैं ज्यादा से नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अगर मैं ज्यादा जोर से बोलूंगा तो मेरे को खांसी होने लगेगी और मैं आपको वीडियो नहीं बना पाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ये हो जाएगा समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू EA और EA 2EA। समीकरण 3 दे दो इसे। अब हम ये हमने जो फ्लक्स निकाला है वो किसके कारण निकाला है? हमने कैलकुलेशन करके निकाला है। और हम एक और प्रकार से फ्लक्स निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से फ्लक्स निकाल सकते हैं वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हम जो गाउस की प्रमेय पढ़ाई थी उसके थ्रू हम उसकी मतलब फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो गाउस की प्रमेय के अनुसार, गाउस की प्रमेय से तो गाउस की प्रमेय से स्टूडेंट क्या होगा कि समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस की प्रमेय होती है। यहाँ से सिग्मा q की वैल्यू रख देंगे, सिग्मा और a। समाकलन
ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ए, समीकरण 4। डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ने में बहुत होशियार हो और डियर स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपका जो आप जितना होशियार हो उसमें इस चैनल से आपको पता चल जाएगा और इस चैनल से आपको बहुत बेनिफिट होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई रंग लेके आएगी, कब लेके आएगी? जब आप मेहनत करोगे। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे और मैंने आपसे वादा किया है कि आपको 95 प्लस मार्क्स दिलवाने हैं। यदि आपको 95 प्लस मार्क्स चाहिए इस चैनल से तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस चैनल से जुड़े रहना होगा और मेहनत करनी होगी मेरे साथ साथ। ये चैप्टर बहुत ही जल्द फिनिश होने वाला है। इसके बाद चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा और समथिंग मतलब 2 टेस्ट दूंगा आपके लिए। उन टेस्टों में जो क्वेश्चन है वो आप घर पर बैठकर आसानी से करना और साथ में व्हाट्सएप नंबर दे दूं तो उस पर जो मैं टेस्ट लूँगा उन टेस्टों के आंसर मेरे को सेंड कर देना। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये आता है कि समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ए। यहाँ से ये भी एक टोटल फ्लक्स है जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला था और ये भी एक टोटल फ्लक्स है जो गाउस की प्रमेय से निकाला था। तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे, अर्थात समीकरण 3 व 4 से 3 व 4 से क्या होगा? 2EA इक्वल टू सिग्मा ए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक गलती हो गई। सिग्मा ए तो लिख दिया लेकिन एप्सिलॉन नॉट रह गया। तो डियर स्टूडेंट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ए और ए कैंसिल हो गया तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकल आया। अब मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशि होने के कारण हम इसे सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो इसका सदिश रूप क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेशन को साथ साथ समझते जाना है और फेयर कॉपी में भी करना है इसे। फेयर कॉपी में करने के बाद इसकी जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि ये जो मैं गाउस के अनुप्रयोग करा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये गाउस के अनुप्रयोग एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस जगह से, जो गाउस के अनुप्रयोग हैं उनसे। तो मैंने आपको बताया था कि इसे हम किस रूप में लिखेंगे? सदिश रूप में। सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। आर कैप मैंने बताया था, आर कैप एकांक सदिश है। यदि इसको हम अभिलंब सदिश लें तो यहाँ एन कैप भी लिख सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी कोर्स में दिया है। बट मैंने यहाँ आर कैप लिया है, इसके कारण हम आर कैप लिखेंगे। ये ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप कब होगा? जब सिग्मा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब, क्योंकि इसमें 2 पार्ट में हमारा जो गाउसियन क्लस्ट था वो इस चादर के कारण डिवाइड हो रहा था। तो यदि 0 की वैल्यू सिग्मा से बड़ी आता, पॉजिटिव आ रहा है सिग्मा की वैल्यू, तो हम इसे लिखेंगे। और यदि सिग्मा की वैल्यू 0 से छोटी है तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के आर कैप हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो नेगेटिव एक्सिस की ओर आ जाएगी। नेगेटिव एक्सिस की ओर आने के कारण इसकी जो आर कैप होगा वो माइनस का हो जाएगा।
सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो डेरिवेशन था ये एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर इसका समापन होता है। लेकिन इसकी एक और चीज रह जाती है, वो क्या होती है? ग्राफ। ग्राफ इसकी निकालेंगे किसके थ्रू? एक दूरी के, डिस्टेंस के, और एक सिग्मा के, पृष्ठीय आवेश घनत्व के। लेकिन हमें पता है, इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है डिस्टेंस पर नॉट डिपेंड है, मतलब निर्भर ही नहीं कर रहा है डिस्टेंस पे। तो r और e के मध्य हम ग्राफ खींचेंगे, r और e वेक्टर के हम मध्य ग्राफ खींचेंगे। तो इस प्रकार से आपकी ग्राफ आएगी, क्योंकि r पर e वेक्टर निर्भर नहीं कर रहा है, इसी कारण से ये ग्राफ ऐसी हो। और सिग्मा और ई वेक्टर के मध्य ग्राफ खींचेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ई वेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है सिग्मा के। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है तो हमें ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी ग्राफ इस प्रकार से होगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा यदि उसकी रेडियस, मतलब यदि उसकी दूरी दोगुनी कर दी जाए, उस बिंदु से, उस समतल चादर से उस बिंदु तक की दूरी को दोगुनी कर दी जाए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो मैंने बताया था डियर स्टूडेंट्स कि ये विद्युत क्षेत्र है तो उस पर दूरी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो अपरिवर्तित रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 है तो 2 ही रहेगी, यानी चेंज नहीं होगी, अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं कर रही है इस बात पे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्लास यहीं समाप्त होती हुई। मैं आपके लिए और कुछ कहना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल से लगता है कि हाँ मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, तो इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए और इस चैनल को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छा कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, एक एक हेडिंग पढ़ाई जाएगी, और यहाँ से आपके जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल गलत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ऐसा डिटेल में आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा और आप यूट्यूब पर कहीं नहीं पाओगे। मैंने आपको बताया है कि NCERT कोर्स पढ़ा रहा हूँ मैं, तो हिंदी मीडियम में जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो MP बोर्ड हो, चाहे वो UP बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, मतलब हिंदी मीडियम से जितने भी बोर्ड हैं वो सभी अवेलेबल होंगे। मतलब इससे ही आप सब कुछ कवर कर पाओगे और 95 से अधिक मार्क्स लेके आ पाओगे। फिजिक्स के अंदर आपको पता ही है कि फिजिक्स कितनी टफ सब्जेक्ट है, बट ऐसा न सोचें कि ये इतनी टफ होती है। मैंने बीच में भी बताया था आपको कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे लिए पॉसिबल ना हो? अरे इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है यदि हम कोशिश करें तो। हमें हार नहीं माननी है। हम मान के चलो हम पे ये डेरिवेशन नहीं आ रहा है, कुछ कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं तो ये सोच लेते हैं कि ये डेरिवेशन मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा मत सोचिए आप। अगर ऐसा सोचते रहोगे तो आप कैसे चलोगे? मतलब आप
कैसे इस फिजिक्स को समझ पाओगे। ऐसे सोचते सोचते आप पूरी फिजिक्स निकाल दोगे और एग्जाम टाइम पर आपका इतना प्रेशर बढ़ जाएगा माइंड पर कि आपको रोना याद आएगा, आप रोगे, आप ये कहोगे कि मैं शुरुआत में पढ़ लेता तो अच्छा रहता। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश करते रहिए, आप कोशिश करोगे तो सब कुछ क्लियर होगा। और मैंने आपको बताया है कि मैं जो गाउस के अनुप्रयोग करा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़े होने के कारण यहाँ से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जो करा रहा हूँ उसी तरीके से आपको करके आना है। मैं आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। आप देख लेना, जब आपका एग्जाम हो और आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आप ये कहोगे हाँ, पूरे क्वेश्चन, सभी जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हैं वो उस यूट्यूब चैनल से आए हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तैयारी किया, मैंने बहुत ही अच्छा चैनल पकड़ा है, जिसके कारण आज मेरे को एग्जाम हॉल में बैठते हुए कोई प्रेशर नहीं झेलना पड़ रहा। नहीं, क्या होता है स्टूडेंट्स के ऊपर ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठते हैं उनके पास प्रेशर जनरेट हो जाता है, जो कुछ याद होता है उनको वो भी भूल जाते हैं प्रेशर में। पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि सभी क्वेश्चन तो वही आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मैं नोट्स दे रहा हूँ। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब चैनल इतने अच्छे तरीके से, यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं मिलेंगी यार जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा, फिर भी आप ये समझते हैं कि आप फ्री में क्या मिलेगा। मैं समझता हूँ कि जहाँ से जो कुछ मिल रहा है उसे ले लेना चाहिए। आप कहते हैं कि मैं तो ट्यूशन लगाऊंगा, वहाँ से आपके 600-700 रुपये पर मंथ का ट्यूशन होता है और आप वहाँ खर्च कर आते हो और फायदा कुछ भी नहीं मिल पाता है। यहाँ तो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आपको देखनी तो है ना, इसके लिए आपको फीस देनी है ना कुछ देना है। क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर आप इतना भी ना कर पाए तो क्या करूँ मैं, आप बताओ। कुछ मैंने कहा था कि मैं फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कुछ कमजोर स्टूडेंट्स, मतलब गरीब किस्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं, पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनके लिए मैंने फ्री क्लासेस स्टार्ट की थी, लेकिन उनमें कोई भी नहीं आया था। क्योंकि उनको पैसे खर्च, वे समझते हैं कि हम पैसे नहीं दे रहे हैं तो वो क्या पढ़ा पाएगा। अरे यार, बात पैसों की नहीं है, बात क्वालिटी की होती है। कभी भी किसी टीचर की तुलना ना उसके एज से कीजिए ना उसकी फीस से कीजिए, उसकी तुलना उसकी इंटेलिजेंसी से कीजिए। आपको पता नहीं है कि कम उम्र के जो टीचर होते हैं कितना इंटेलिजेंट पाया जाता है, कितना इंटेलिजेंट होते हैं वे। अरे वे एक नई तरीके से सोच रखते हैं और आप उनको ही ठुकरा के चले जाते हो। आप कहते हो कि नहीं, मुझे तो वही एक्सपीरियंस्ड टीचर चाहिए। अरे भाई, चाहिए वो तो है, आप पढ़ो, लेकिन जो नया टीचर है उसके अंदर की क्वालिटी को तो जानो। अगर उसके अंदर की क्वालिटी को नहीं जान पाओगे तो आप कैसे कर पाओगे, बताओ। अरे हमेशा किसी की तुलना, मैंने आपको बताया, किसी की तुलना उसकी एज से और उसके फीस से न कीजिए, उसकी तुलना उसकी इंटेलिजेंसी से कीजिए कि बंदे के अंदर कितना माइंड है, इस टीचर के अंदर कितना माइंड है। डियर स्टूडेंट्स, अगर जिस दिन आप हमें पहचान जाओगे तो आप भी कहने लगोगे हाँ, वास्तव में मैं आपसे सही बोल रहा था, मतलब वो टीचर हमसे सही बोल रहा था। क्या कहते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स कुछ सिंसियर नहीं है पढ़ने के लिए। अरे यार, मैंने फ्री क्लासेस स्टार्ट की थी ऑफलाइन, वो क्यों की थी? स्टूडेंट्स के फायदे के लिए।
उसे अधिक पैसा खर्च न करना पड़े। अब आप मान के चलो मैं 500 रुपये उसकी फीस रख देता मंथली, तो बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा करना ही नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा तो ओनली कॉलेज में ही पढ़ाऊंगा, पहले कॉलेज पढ़ाऊंगा, बाद में ट्यूशन या कोई कोचिंग क्लासेस चलेंगी वो देखी जाएंगी। मैं तो आपके लिए बस आपकी सुविधा के लिए फ्री क्लासेस दे रहा था, लेकिन आप यहाँ के जो बच्चे हैं वो सिंसियर नहीं हैं पढ़ने में। सो डियर स्टूडेंट्स, बस आपकी और मेरी बात यहीं तक रही आज की वीडियो में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू और माय डियर स्टूडेंट्स।